अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ संभावित समझौते और बिना किसी शुल्क के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के दावे का ईरानी सेना ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी से संबंध मीडिया ने उनके बयान का खंडन करते हुए इसे सच और झूठ का मिश्रण बताया, यानी मिक्सचर बता दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने झूठी जीत का दावा करने के प्रयास में मसौदा समझौते के प्रमुख तत्वों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। मीडिया सूत्रों ने कहा ट्रंप का यह दावा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से निराधार है और यह भी कहा कि ईरान को बिना शुल्क लिए होर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। मसौदा समझौते में कहीं भी नहीं है। सूत्रों ने आगे कहा कि ट्रंप ने मसौदा समझौते के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र नहीं किया है, जिनमें अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों की रिहाई और लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। विश्वसनीय सूत्रों के जरिए जो हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया दर्शकों कि प्रस्तावित जो समझौता है जिसे प्रतिबद्धता के बदले प्रतिबद्धता बताया गया है, ईरान में अनुमोदन के अंतिम चरण में है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला या निर्णय नहीं लिया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक में जाने से पहले ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक प्रतिबंध, जो एक प्रमुख तेल मार्ग है जिससे होकर वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 20% गुजरता है, प्रभावी रूप से खत्म हो गए हैं और समुद्री यातायात सामान्य हो रहा है। यानी पहले से अब चेंजेस जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर कहानी है कि वो नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान बचे हुए सभी माइंस को तुरंत हटा देगा या फिर निष्क्रिय कर देगा, जो कि बहुत कम होंगे। हमारे अद्भुत और अभूतपूर्व नौसैनिक नाकाबंदी के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाज जो अब हटाए जा रहे हैं, घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी जो कही जा रही थी, वहां पर ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं। अब प्लानिंग प्लॉटिंग को जरा समझना बेहद जरूरी होगा कि अंडर वाटर की कहानी भी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो शांति समझौता, इन तमाम चीजों को लेकर चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी जो है नहीं भूलना चाहिए कि महायुद्ध की आहट अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हमले हो रहे उसकी वजह से सुनाई दे रहे हैं। अंडर वाटर ईरान अमेरिका का शिकार करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अंडर वाटर ड्रोन की अगर हम बात करें, असदर अंडर वाटर ड्रोन जो नाम बताया जा रहा है, अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को चुपचाप निशाना बनाने में ये जो ड्रोन है वो सक्षम है। सबसे बड़ी ताकत स्टील क्षमता है, दुश्मन के सुनार से बचकर चलना, यानी उसकी चपेट में नहीं आना, यानी पता नहीं लगने देना है कि अंडर वाटर कोई हलचल जो है वो खलबली जो है वो देखने को मिल रही है। दुश्मन के बंदरगाहों और नौसैनिक ठिकानों के पास गुप्त मिशन जो है वो ईरान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का शिकार ईरान करना चाहता है और अंडर वाटर वाली अब कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। नरवाल अंडर वाटर ड्रोन चुपके से वार करने की क्षमता जो है उसके अंदर है। ये दूसरा जो ड्रोन है उसका जिक्र किया जा रहा है, जिसका नाम नरवाल अंडर वाटर ड्रोन कहा जा रहा है। और इसकी क्षमता की अगर बात करें, ये ड्रोन जो है अंडर वाटर चुपके से, यानी किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा और फिर ये अपना काम करने में सक्षम है। दुश्मन के डिस्ट्रॉयर की अगर बात की जाए, मिलिट्री जहाजों को ही वो अपना निशाना बनाता है। ये नरवाल अंडर वाटर ड्रोन की कहानी है। ड्रोन रडार की नजर से बचकर चुपके से युद्धपोतों के पास पहुंचता है और अपना काम पूरी तरह से करते हुए नजर आता है, यानी नुकसान पहुंचाने की जो बात है वो देखने को मिलती है नरवाल अंडर वाटर ड्रोन के जरिए। दूसरी तरफ ये ड्रोन लगभग जो बताया जा रहा है कि 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। 300 मीटर की गहराई और एक्वेटिक फैंटम में डिटेक्ट ना होने की क्षमता जो है, ये एक और अंडर वाटर ड्रोन की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इसमें जो खासियत है वो ये है कि डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दुश्मन के लिए ट्रैक करना लगभग नामुमकिन जो है
वो बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दावे को लेकर अब क्या कहानी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। ट्रंप के दावे को ईरानी मीडिया ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान की मीडिया ने इसे खारिज किया है। फार्स न्यूज के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप के डील वाले दावे को ईरान ने पूरी तरह से खारिज किया है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमत हो गया है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था, जिसको अब पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है ईरानी मीडिया के द्वारा। अब वर्ल्ड वॉर या महायुद्ध की जो स्थिति है, जो कहानी है, वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तरफ शांति वार्ता और डेलीगेशन पहुंचने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ दावे निकलकर सामने आ रहे हैं ट्रंप के दावे, और उन दावों का खंडन करते हुए ईरानी मीडिया नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मनोज जी। और हमारे साथ रितेंद्र माथुर, भू राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है रितेंद्र जी। और विकास अब्रोल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आज की अगर बात की जाए, क्या कुछ हलचल, क्या अपडेट अब तक जो है वो निकलकर सामने है? जरा एक जल्दी से अपडेट साझा कर दीजिए, उसके बाद से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरह से कल से लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि हमने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया है, उसको अब एक बार फिर से काउंटर किया गया है ईरान द्वारा। और ये क्या कर ये जो है गलत था, अभी तक नहीं खुला है। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि 4 जहाज वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे वार्निंग देकर कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं ईरान द्वारा। तो ऐसे में ये जो खबरें लगातार आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, उनको ईरान लगातार काउंटर करता नजर आ रहा है। हालांकि क्या बातचीत वाकई ही ट्रंप चाहते हैं सक्सेसफुल हो या ना हो, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब भी कहीं पे ऐसी बात होती है कि बैकडोर के थ्रू या किसी भी तरह से आपस में समझौता होने के चांसेस पूरी दुनिया को लगता है, ऐसे में एक ना एक कोई स्टेटमेंट आ जाती है ट्रंप के द्वारा, जिसके कारण पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस चल रहा होता है वो लगता है जैसे कि वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। और वही बार बार देखने को मिल रहा है लगातार। अब जहां पर अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया है, वायुसेना को खत्म कर दिया, और वहीं पर ईरान अब लगातार अपनी नई नई टेक्निक्स जो है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, थर्ड पार्टीज के थ्रू बाहर दिखा रहा है कि हमारे पास ये हथियार भी हैं जो अभी तक हमने यूज नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं या तो अमेरिका कम आंकने की कोशिश कर रहा है ईरान को, तो या फिर ईरान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो समझौते पे मान जाए जो ईरान समझौता करना चाहता है। लेकिन पेच वहीं पे आके कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। जो दो चीजें खास है, एक हॉर्मुज और एक यूरेनियम। हॉर्मुज का जब तक कोई फैसला नहीं होता या हॉर्मुज पर लेके किस तरह कोई बातचीत नहीं सामने बन पाती, तब तक मुश्किल लग रहा है कि किसी तरह से ये जो शांति वार्ता है वो अगले कदम की तरफ या नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगी। जो कि शांति वार्ता होने में भी बहुत स्टेप है, पहले हॉर्मुज और उसके बाद यूरेनियम भी उसका एक हिस्सा है। ये अभी एक स्टेप ही नहीं चढ़ पा रहा, तो ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा है कि आने वाले समय में कोई समझौता होगा। जी ये बहुत बढ़िया इशारा आपने कर दिया है आशीष सर। विकास अभी भी एक ही बात पर अड़े हुए हैं, जिद्दी हो गए हैं। विकास कह रहे हैं कि कोई शांति समझौता की तस्वीर जो वो देखने वाली नहीं है। कोशिश की जा रही है लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब जो दावे, फिर से वही क्या रिपीट करूं मैं, कि दावे किए जा रहे हैं फिर उसको खारिज कर दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं फिर उसको वो काट दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने मार गिराया तो फिर ये अमेरिका कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी गोल मटोल सारी चीजें चल रही हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं अगर मैं 30 मई 2026 की बात करूं तो? जय हिंद आशीष। बिल्कुल। और देखें, हमारा ये लिमिटेशन है कि जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, एक आधा जो हमारे लिंक्स हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात कर पाते हैं वो एक्सेस में, उनको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है व्हाइट हाउस से, उसी पे हम एनालिसिस करते हैं। तो आज की एनालिसिस में मेजर कि जब वो सिचुएशन रूम से बाहर निकले हैं ट्रंप, करीब 2 घंटा कुछ मिनट की मीटिंग चली। अंदर जाने के समय उन्होंने बोला था कि आई एम गोइंग टू द सिचुएशन रूम, और पूरी दुनिया में तेल के दाम नीचे जाने लगे थे कल। $87 तक चले गए थे, क्योंकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। उसके पहले काफी चीजें बोली गई थी कि ऑलमोस्ट हो गया है, और उन्होंने अपने खुद ट्रुथ सोशल में लिख दिया कल कि इट विल बी ओपन्ड नाउ।
जब हम हॉर्मुज की बात कर रहे थे। लेकिन 2 घंटे कुछ मिनट की मीटिंग के बाद ट्रंप जब बाहर आए तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अपेरेंटली अगर वो फाइनल ड्राफ्ट का फाइनल डिसीजन लेने वाले थे, बॉल इज इन यूएस कोर्ट। तो जो पोस्चरिंग ईरान कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से, उसके बारे में ज्यादा कमेंट करने की भी जरूरत नहीं। किस तरह के हथियार नए आ गए और कौन से आईसीबीएम्स वो उन्होंने तैयार कर रखे हैं, और वो सब चीजें तो सिर्फ पोस्चरिंग है। एक भी कायदे का अटैक तो ईरान की तरफ से नहीं आया। तो अमेरिका के पास बॉल है, यूएस प्रेसिडेंट के टेबल पे एमओयू का फाइनल दस्तावेज रखा हुआ है उनके हस्ताक्षर के लिए। उसके पहले की आखिरी ब्रीफिंग या आखिरी मीटिंग जो सिचुएशन रूम में हुई 2 घंटे की, उसके बाद भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, कुछ राइट टाइमिंग की वेट कर रहे हों कि वीकेंड के बाद। दूसरा, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा, कि ईरान की तरफ से कोई नया चीज ऐसा डाल दिया गया हो कि पहले आप हमारे ऑयल को क्लियर करें तब हम हॉर्मुज खोलेंगे। कुछ बहुत छोटी चीजों पे कई मेजर चीजें वो पेंच फंस जाते हैं। तो ये अभी जो लास्ट 2 घंटे 3 घंटे का अगर हम ट्रैक करें तो लग रहा है कि कोई बहुत माइनर सा इशू है कि पहले कौन, अगर हॉर्मुज को खोलना ही मेन मुद्दा हो गया है, एमओयू से पहले हॉर्मुज खुलना चाहिए। लेकिन हॉर्मुज खुलने में पहले यूएस ईरान के ऑयल टैंकर्स को जाने देगा या पहले ईरान जो शिप्स खड़ी हैं? तो अपेरेंटली रिक्वायरमेंट होगी कि पहले ईरान जो शिप्स खड़ी हैं उनको खोले, क्योंकि वहां पे एक बॉटलनेक है, वहां पे काफी जमावड़ा है। जबकि ईरान के जो तेल का रास्ता खोलने में कुछ वक्त लगेगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन हफ्ता लग जाए, क्योंकि अमेरिका को डी एस्केलेट करना पड़ेगा अपनी जो नाकेबंदी। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगेन टुडे इट विल बी अ वेरी क्रिटिकल डे। जब आप तो वहां रात हो गई है, लेकिन ट्रंप कई बार मिडनाइट में भी अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो वी विल हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट कि एमओयू साइन हुआ या नहीं, जिसका मतलब होगा कि ये हमारा स्ट्रेट खुल गया या नहीं। और आगे की जितनी भी डिस्कशंस हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर डस्ट, यूरेनियम का एनरिचमेंट या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, इस पे तो 60 दिन का वक्त उसी एमओयू में शायद लिखा हुआ है कि अगले 60 दिनों में ये सब वार्ताएं होती रहेंगी। एक मेजर मुद्दा और जो आशीष फंस रहा है वो ये है कि ईरान अब बहुत हेवी फोर्स यूज कर रहा है, एकेडमिक फोर्स, कि उनके एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए या उनको इमीडिएटली कोई मॉनेटरी हेल्प दी जाए, जिसके बारे में अलग अलग दावे आ रहे हैं कि अमेरिका रेडी भी हो गया है। शायद कतार ने $12 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड, जो हम बार बार कहते थे कि जब इसराइल के अगेंस्ट बात आएगी तो ये सारे नेशंस, जीसीसी हो या मिडिल ईस्ट के सारे नेशंस हो, वो इसराइल के बजाय ईरान को चूज करेंगे। तो ये एक मेजर इंफॉर्मेशन कि कतार ने $12 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड ईरान को देने की बात की है। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से 2 नए ड्रोन अटैक्स हुए इन कंट्रीज पे। तो बहुत ही अभी भी टाइट है मामला। जी आशीष। बिल्कुल, मामला टाइट है, लेकिन फाइट भी जो है वो कम नहीं होने वाली। आशीष सर, वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर जो मैं बता देता हूं, हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई हैं। ईरान के निर्देश नहीं मानने के आरोप में यह एक्शन देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें हॉर्मुज की कहानी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त एपी सेंटर जो है हॉर्मुज बना हुआ नजर आ रहा है। अगर हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की बात की जाए तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बार 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई हैं और कहा जा रहा है कि जो ईरान के निर्देश हैं वो नहीं माने जा रहे थे और इसके एवज में ये जो एक्शन देखने को मिल रहा है। माथुर सर, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर। हॉर्मुज की कहानी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई हैं। जी, आईआरजीसी ने ये कोशिश जो की है इस पे हॉर्मुज में जो चालू किया इन्होंने रोक टोक का नाटक, इसके बाद से इनके स्थिति दुनिया भर में खराब होती जा रही है। अब सारी दुनिया इनकी दुश्मन बन चुकी है, गल्फ देश इनके खिलाफ है। यहाँ तक कि चाइना ने भी ये चीज कही है कि अगर तुम हॉर्मुज नहीं खोलोगे तो हमारा भी जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, हम तो सारा कुछ ट्रेड पे डिपेंड करते हैं, तो हमारे जहाज तो जा नहीं रहे हैं उस रास्ते से, तो हमको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, तो इसको खोलो। तो चीन भी इन पे दबाव बना रहा है। और इसके साथ दुनिया और जो नाटो के देश हैं, नाटो के देशों में बातचीत चल रही है। ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों कंट्रीज मिलकर तय कर रहे हैं कि अगर यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है हम इस पर फिर सैनिक कार्रवाई करें। तो यहाँ की मेंटली वो लोग तैयार हैं, ये नेवी के साथ। अब दुनिया जानता है कि फ्रांस
और ब्रिटेन की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। एक बार अगर वो हार्मोज में पहुंच गई तो युद्ध तो बहुत भयंकर होगा, ईरान का पता नहीं क्या होगा, मालूम पता चलेगा। तो ये सब स्थिति जो बन रही है इनके सामने, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर नहीं खोलते हैं और इसके अंदर सब समझौता नहीं करते हैं, तो बंद करने का काम इन्होंने शुरू किया है। अब ये अगर खोल देते हैं तो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। वैसे भी इनको एक $500 मिलियन की एक एड कतार से मिली है, जिसमें वहाँ के अस्पताल में बच्चों को दवाइयां मिले और बाकी सब सुख सुविधाएं थोड़ी बहुत मिले। उसके लिए एक फर्स्ट सीरीज उनको डिसबर्समेंट हो चुका है, जिसमें ईरान का सेंट्रल बैंक का जो चीफ था वो कतर गया था, वहां से पैसे लेके आया है, तो उसको सैंक्शन रिलीज हो चुका है। तो ये अब शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, ये ना कहें कि अमेरिका उनको पैसे को जो पकड़ के बैठा हुआ है, उनको दे नहीं रहा है, वो देना शुरू कर रहा है। अब भी अब थोड़ा गुडविल जेस्चर शो करें और इसका रास्ता खोलें, ये चीज लग रही सामने, और इसको करना चाहिए उनको। अब नहीं तो दुनिया में सब दुश्मन हो जाएंगे इनके, गल्फ देश तो उनके दुश्मन हो नहीं चुके हैं। थोड़े दिन पहले कभी उन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया, उस पे ओयूई पे पहले कर चुके हैं। तो और इस तरह के झगड़े जो चल रहे हैं इनके, ये अपने अपने ही लोगों को दुश्मन बना रहे हैं। तो इसलिए अब स्थिति इनके सामने ये है कि ये दुश्मनी दुनिया से खत्म करें, और दुश्मनी खत्म करके अपने ही एक ऐसी स्थिति बनाए कि हमको दुनिया महत्व दे या हमारे पूछे। नहीं तो सारे दुश्मन बन जाएंगे, तो सभी लोग फिर इनको बोलेंगे इनको मारो, और कोई इलाज नहीं है। तो अमेरिका का सपोर्ट बढ़ जाएगा इसमें। यहाँ पे अमेरिका जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, वो बात कुछ बोलता है, करता कुछ और है, और चाहता तो कुछ और ही है, वो तो सबको पता ही है। तो ऐसे में जो है ये उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, तो छल की राजनीति में फंस रहे हैं ईरानी लोग जी। मनोज सर, कहानी में अगर एक एक चीज और एक एक पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आकलन निकलकर सामने आता है कि अब तक, मैं 24 घंटे की अगर बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा, फिर साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन इन चीजों को खंडन कर दिया जाता है ईरान की तरफ से। लेकिन खंडन और बातें आ रही हैं, बात तो इन्हीं सब चीजों की हो रही है। तो अगर ये चीजें मान लीजिए दावे किए भी जा रहे हैं तो इसमें तो यही चीजें होने वाली हैं, फिर इसका खंडन क्यों करना है? या ये क्रेडिट लेने की होड़ हो कि नहीं पहले मैं ये डिक्लेयर करूंगा? ऐसा लग रहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना फैले। स्वाभाविक है कि दो कंट्री अगर वॉर में है और वही कंट्री अगर बोल रहा है कि युद्ध खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, फाइनल डील है, और दूसरा कंट्री अगर कुछ ना बोले, तो इससे एक जो ईरान के लोगों में, चाहे वर्ल्ड कम्युनिटीज में, एक बैड मैसेज जाएगा कि कहीं खत्म तो नहीं हो गया। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि रात में जो इंडियन या साउथ एशिया में जब रात होता है या शाम के समय जो है, ट्रम्प का वो स्टेटमेंट आ जाता है, बस डील लगभग हो गया ईरान से, अब जल्दी खत्म होने वाला है, बस फाइनल स्टेज में है। इससे जो है वहाँ जब सुबह होता है तो वहाँ पे जो सेंसस है वो उसका अमेरिका का पॉइंट बढ़ जाता है। इससे उन लोगों को वहाँ जो इस फील्ड में रहते हैं उनको फ़ायदा भी हो जाता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के रिलेटिव्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बेनिफिट लेने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट आते रहता है। और फाइनल डील मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो कतर में शुरू हुआ था, अभी तक कुछ उसका आया नहीं कि उसका क्या हुआ। और बैक चैनल से स्वाभाविक है कि इतना बड़ा युद्ध है जिसमें महाशक्ति अमेरिका इन्वॉल्व है, तो स्वाभाविक है कि सबका ध्यान जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे रहता है, और ईरान के साइड से भी जानना चाहता है कि उनका सेकेंड रुख क्या होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुवैत से जो एयरबेस से जो ट्रंप ने हमला किया था ईरान पे, फिर इन्होंने फिर से जवाब दिया है, ईरान ने जवाब दिया वो, और वहाँ एयरबेस पे जो है हमला किया है। और ये चूँकि इंटरनेशनल लॉ का एक वायलेशन भी है कि कोई भी कंट्री से किसी दूसरे देश में अगर हमला होता है तो ये भी माना जाता है कि वो भी कंट्री जो है वो इस युद्ध में शामिल है। इसका मतलब कुवैत के एयरबेस से अगर हमला हुआ ईरान पे तो समझा जाए कि कुवैत भी इन्वॉल्व है। हालांकि कुवैत का स्टेटमेंट आता है कि वो ईरान जो है हमारे पे हमला कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी ज़मीन से अगर अमेरिका हमला करेगा, और ईरान ने क्लियर कर दिया कि जिस एरिया से जिस भी कंट्रीज के लैंड से अगर हमला होता है ईरान पे तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। तो उसी अनुसार जो है हम लोग देख रहे हैं कि ईरान भी जो है रिट्रीट कर रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अब स्टैंड स्टिल की
अवस्था में मुझे लग रहा है कि ये आ गया है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 60 दिन 60 डेज का जो है सीज फायर की बात प्रपोजल पे दोनों देश जो है एग्रीमेंट करते आ रहा है, और कम से कम युद्ध आगे ना बढ़े। और ये भी जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे यूनाइटेड नेशन के लिए, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी का ये रहता है कि स्टैंड स्टिल हो, जल्दी वार्ता हो, इस इशू को सभी देश मिल करके किसी न किसी रूप में इसको सोल्यूशन किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और अमेरिका में भी जो है, जो लगभग बताया जा रहा है कि 70% लोग जो है इस युद्ध के बारे में उनका मानना है कि ये गलत हुआ है, ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी वो अमेरिका में भी लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना कि युद्ध लगभग खत्म होने वाला है, ताकि एक नेगेटिव माहौल अगर ट्रम्प के खिलाफ और रिपब्लिकन के खिलाफ जो बने, उसको भी नहीं, किस लेकिन तरह वो से कम मिड टर्म किया। चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपने बातें और दावे वो कर रहे हैं कि उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वापस लौटूंगा। एक बड़ी जानकारी, अमेरिका के खिलाफ IRGC का भी बड़ा दावा सामने आया है। कह रहे हैं यूएस का जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसे हमने मार गिराया है। अमेरिका का सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन है MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे मार गिराने का दावा IRGC की तरफ से किया जा रहा है। कह रहे हैं कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है सर्विलांस का काम करता है और स्ट्राइक ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है। ये कहानी भी सामने आ रही है। विकास, हमले हो रहे हैं और हमले होते रहेंगे। तैयारी यही रहेगी कि अभी जो जिस पोजीशन पे है उसे पूरी तरह से होल्ड करके रखा जाए, या उस पोजीशन को डगमगाने की भी तैयारी जो है अमेरिका कर रहा है, खासकर ईरान को और ज्यादा बैकफुट पर भेजा जा सके। लेकिन IRGC खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों देशों में जितने भी अभी हमले हो रहे हैं, ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि शांति वार्ता का उल्लंघन है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पेच अड़ता नजर आ रहा है, वहीं पर ये हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी खबरें आई थी कि MQ-9 जो रीपर है वो लगातार इसके आसपास के इलाकों के, ईरान के आसपास के इलाकों की निगरानी कर रहा था, और कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि हमने MQ-9 रीपर जो है उसको मार गिराया है, उस ड्रोन को मार गिराया। हालांकि उस समय यूएस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन खबरें अब यही आ रही है कि खबर सच है, उसको गिराया गया। लेकिन वो एक तो ही ड्रोन है, वो कोई हथियार लेके या पेलोड लेके नहीं जाता। तो ऐसे में कोई भी कंट्री, जिस कंट्री पे नजर रखी जा रही है, वो ऐसा करने का उसको पूरा हक भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जितनी भी हमले हो रहे हैं हॉर्मुज को लेके हो रहे हैं। ईरान हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को मारने की धमकी देता है, या उनको टैक्स पे करने के, टोल जिसे कहते हैं, वो पे करने की धमकी देता है। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जो वहां पर अपने शिप्स खड़े किए हैं, उनसे वो उन जगहों पे हमले करता है जहां से उनके ड्रोन या मिसाइल आने का खतरा रहता है। तो फिलहाल दोनों जो देश हैं वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बताने के लिए और अपनी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, या दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों देश इस वक्त अपनी अपनी ईगो या अपने अपने प्रभुत्व को ज्यादा महत्व देने के चक्कर में अपने इस पूरी जो जंग को है वो खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि देखिए, जो भी पहले झुकेगा, अगर ईरान अगर कहता है कि ठीक है हम हॉर्मुज खोल देते हैं, लेकिन यही तो सवाल है विकास, कि झुकेगा कौन? ये तो मुझे लगता है कि बहुत फनी होगा शायद इस तरह के डिस्कशन में कहना, लेकिन मैं कह देता हूं, संकोच नहीं करता हूं, कि पुष्पा वाला फिल्म का जो डायलॉग है कि झुकेंगे नहीं, तो वही अमेरिका भी उसी डायलॉग को रिपीट कर रहा और ईरान भी उसी डायलॉग को रिपीट कर रहा। आशीष सर का फेवरेट एक टॉपिक है, मैं लौटूंगा उसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग जो है अपने दर्शकों को बता देता हूं। ईरान से समझौते पर JD Vance का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अंतिम समझौते के साथ ही हॉर्मुज खुल जाएगा। पहले ही तबाह की जा चुकी ईरान की सेना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे ढकेल सकते हैं, ये JD Vance ने आकलन कर लिया है। लेकिन JD Vance को लेकर भी कहानी दर्शकों इसमें है, और आशीष सर का सीधा रुख करूंगा। सर, JD Vance आ गए और JD Vance का टॉपिक आया तो मैं आप ही के पास आऊंगा, ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन JD Vance को लेकर भी एक जो कहानी सामने आई थी, जो खबरें आई, पता नहीं वो कितनी सही या गलत, कि उनको भी अब कटा कटा सा फील होने लगा है, वो अपने आप को थोड़ा सा दूर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष,
बीइंग अ सेंसिबल पर्सन, आपने मॉनिटर किया होगा पिछले करीब 10 दिनों से जेडी वैंस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बयानात से उसको काउंटर नहीं कर सकते एज अ वाइस। उनका फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व है। उनके और रूबियो के बीच में कुछ अगर इश्यूज हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ रिपब्लिकन लीडरशिप, जो कि उनका इंटरनल मामला है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा मेच्योर्ड एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ये जो बोला कि सेना को तबाह किया जा रहा, सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसी टाइमलाइन में आशीष लारा लारा वेंस के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू में ट्रंप ने बोला है, स्पेसिफिक कल की बात कर रहा हूं, जी कि हमने ईरान की एयरफोर्स को और नेवी को खत्म कर दिया, लेकिन हमने ईरान की सेना को, आर्मी को खत्म नहीं किया। और उसके अगले ही लाइन में उन्होंने जस्टिफाई किया, क्योंकि अब ये सवालात उठेंगे कि इतनी मेजर वॉर में ईरान की आर्मी तो वैसी की वैसी है, और ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट था अमेरिका का फुट ऑन ग्राउंड, चाहे वो खार्ज में करना था या तेहरान में स्पेशल ऑपरेशंस, जो भी इनके प्लान्स थे, प्लान बी, प्लान सी। उसके बाद कल की तारीख में लारा वेंस के साथ, लारा ट्रंप के साथ जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला कि मैं भी उनकी सोचूं आर्मी को कि हमने लारा वेंस कहां से आई। या मैं भी कंफ्यूज हुआ। तो लारा ट्रंप के साथ ये इंटरव्यू था, लंबा इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने बोला कि हमने मिलिट्री को, आर्मी को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि कई बार आर्मी को अगर हम इस तरह से खत्म करते तो अंदर एक बहुत क्याओस हो जाता। हालांकि ये सिर्फ एक कवर अप है, क्योंकि इन्होंने आर्मी को छेड़ने की कोशिश नहीं करी। तो वो इनका इनिशियल प्लान का हिस्सा था या नहीं था, नो वन कैन कमेंट, क्योंकि अब वो तो इतिहास बन गया। हाँ। तो वैंस का ये स्टेटमेंट कि इनकी सेना को हमने खत्म कर दिया और हम जल्दी, हाँ, ये भी उन्होंने गैप फिल की तरह बोला है कि अब ये सिचुएशन रूम और उसके बाद का जीरो डिक्लेरेशन, जीरो इंफॉर्मेशन, हाँ। उसको गैप फिल करना चाह रहे हैं वैंस साहब, कि सब कुछ हो चुका है, अगर साइन हो जाता है तो हम कर लेंगे, और उसके तुरंत बाद वो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके तुरंत बाद हॉर्मुज खुल जाएगा। ये बोलना बाय द वाइस प्रेसिडेंट एक बैलेंसिंग एक्ट का काम। लेकिन एक और चीज आपके दर्शकों के लिए आशीष जी, ये जो डिले हो रहा है, इसमें एक एलिमेंट बहुत बेनिफिशियल है, इजराइल का जो ऑनगोइंग ऑपरेशन इन लेबनान है। हर एक दिन के साथ इजराइल वहां डिगिंग डीप कर रहा है, अपना कंसोलिडेशन कर रहा है, उन इलाकों को खाली करा रहा है जहां हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स, समर्थक या हिजबुल्लाह के सेकंड थर्ड लाइन के लीडरशिप थे। वो अभी सदर्न बेरूत से आगे बढ़ के सेंट्रल बेरूत तक, मतलब कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ के, और फोर्स इवैक्यूएशन करा रहा है। तो हर बीता घंटा जो अमेरिका डिले कर रहा है फाइनल डिसीजन में, सीज फायर में काफी चांसेस हैं कि एमओयू में ये हो कि जो ईरान की एक बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हर फ्रंट पे वॉर को रोका जाए, मतलब वो लेबनान को लेबनान को लेकर भी अपने दर्द तो को वो हो छुपा नहीं सकता पा है। रहा है, लेबनान को लेकर भी वो जी। कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। जी, लौटूंगा वापस, एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका के साथ तनाव पर गालिबाफ का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं, यानी ट्रस्ट वर्दी बातें जो है वो नहीं की जा रही अमेरिका की तरफ से। ये गालिबाफ कह रहे हैं कि हम सिर्फ कार्रवाई पर भरोसा करते हैं, अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया जाएगा, ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तेवर जो है वो अभी भी तल्ख नजर आ रहे हैं। माथुर साहब, तनाव जो है वो चरम पर है, गालिबाफ रुकने का नाम नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि जो अमेरिका कह रहा है उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि ईरान के अंदर एक जो ताकतवर जो पक्ष बोला जाए वो आईआरजीसी है। तो आईआरजीसी जो है, जितने भी शासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे गालिबाफ हो या पेजेशियन हो, वो जब भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं उनके सामने एक पीछे बंदूक लेके आदमी खड़ा रहता है। वो दिखाई देता है दुनिया को कि सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है, और सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए खड़ा रहता है। और वो जो बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं ये बोलो, ये बेचारे वो भी सब बोलते हैं। तो गालिबाफ साहब जो बोल रहे हैं, ये बोल जरूर उनके आईआरजीसी के कहने पे बोल रहे हैं। आईआरजीसी का, सर मैं सही कह रहा हूं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी बातें सुन ली तो क्या सीन रहने वाला वो देख लीजिएगा। सुनी हो, एक्चुअली ये स्थिति वहाँ पे। तो क्या है कि आईआरजीसी सारी चीजें कंट्रोल करके बैठा हुआ है वहाँ पे, और बात किससे करें? ये झगड़ा चल रहा है, इसी चक्कर में चल रहा है ना, कि बात किसी से कॉम्पिटेंट आदमी से की जाए ना, जो समझदारी से बात तो करे। वहाँ कोई ऐसा समझदार आदमी नहीं है। अब बेचारे आते हैं वहाँ के पेजेशियन, तो पेजेशियन एक सीजन पॉलिटिशियन है, अब अच्छा धनों में गिना जा सकता है ईरान जैसे देश के अंदर। आज इधर जेडी वेंस एक चेहरा है, जैसे अमेरिका की तरफ से फेस है, वो है सब अमेरिकन से एक जैसे ही, पर वो जेडी वेंस सब एक सॉफ्ट फेस आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुंह खोल के रखा हुआ है कि मुझे कुछ भी बोलना है।
तो कुछ भी बोलता है वो। हम्म, तो इसलिए वो बोलते हैं तो अपनी बात उनकी चली जाती है दुनिया के अंदर। हम्म, तो उसकी ऐसा है कि दो आंखें हैं उनकी, तो दो में से एक आंख से एक तरफ देखता है, एक आंख से दूसरी तरफ देखता है, और मुंह से कुछ भी बोलता है वो। सब में उसकी आपकी स्थिति ये आप जेडी ये है। वेंस के लिए कह रहे और हैं सर? ईरान की तरफ, नहीं मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, जेडी वेंस एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह उभर के सामने आए, और हाँ, जो जेडी वेंस ने अभी प्रोडिक्शन दिए हैं कि आने वाले बहुत कम टाइम में हम जो है इसको खोलेंगे, खोल देंगे, खुल जाएगा स्टेट ऑफ हार्मोज, ये उनका प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक है, खुल हाँ, जाएगा स्टेट ऑफ हार्मोज। हम्म, क्योंकि ईरान पे जिस ढंग से दबाव बन रहा है अभी, ऐसा है कि लेबनान को जो मैटर निकाला जा रहा है, अब लेबनान जो है यहाँ आपके प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं, और प्रॉक्सीज के ऊपर जो इसराइल अटैक कर रहा है वो हर एक घंटे में 5 अटैक करता है। तो 5-24 घंटे के अंदर 5 into 24 करिए तो इतने अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं। और एक उनके सामने उन्होंने एक ऑफर और दिया है कि आपके जो लोग बचे हुए हैं, जो मरे नहीं है, उनके सामने मेरा ऑफर ये है कि सब तो भाड़ू के टट्टू लोग हैं, तो आप ऐसा करो, हमसे पैसा लो और हम जो कहते हैं वो काम करो। तो वैसे में ये आने वाले टाइम में IRGC से ये जो हिजबुल्लाह के लोग हैं ये लड़ेंगे, इनकी लड़ाई इस ढंग से होने वाली है, ये इसकी तैयारी कर रहा है इसराइल करा रहा है। तो आने वाले टाइम में इनके आपस के बीच में लड़ाई बढ़ेगी, ये आप देखिएगा, अगर ये नहीं मानते तो। IRGC काउंटर वही कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों के ट्रेंड किए हुए लोग हैं। तो अब ऐसे वाले टाइम में हमारे सामने ये देखने का समस्या आती है कि स्टेट ऑफ हार्मोज एक नंबर 1 एक खुले, नहीं तो दुनिया के सारे देश में खड़े हो जाएंगे और सबकी लड़ाई शुरू हो जाएगी वहां पे। तो ईरान फिर नहीं लड़ पाएगा। और ईरान को जो आर्थिक तंगी का सामना हो रहा है, तो ईरान की आर्थिक तंगी ईरान तो माथुर सर अभी भी ईरान लड़ कहां पा रहा है? वो तो सिर्फ बोल ही रहा है ना, वो सिर्फ बयानबाजी तो कर रहा है। इधर से हमले तो हो ही रहे हैं, ईरान जवाब कहां दे पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा है कि अमेरिका भी उनको सॉफ्टली हैंडल कर रहा है, वरना अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स हैं जो 1000 kg का एक बॉम्ब है, वो एक गिरेगा तो बहुत कुछ तबाह कर देगा। और उनका तरीका ऐसा है कि वो जहां जहां जैसे टनल्स हैं तो टनल के गेट पे वो डालेंगे और टनल अंदर से अंदर जाके विस्फोट करके फाड़ देगा उसको। तो ये सब चीजें जो बता रहे हैं कि हमारे पास रखी हुई है मिसाइल, अभी 60% मिसाइल हमारी रखी हुई है, तो किसके लिए रखी हुई है भाई? चलाओ ना, तो मारो अमेरिका को। वो तो नहीं करते आप, पता नहीं किस दिन की रखी हुई है आपने। तो ये सब चीजें हमें समझने वाली है कि ये लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई सीधे तरीके से। तो आज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा कहता है कि स्टेटमेंट्स जिसके नाम से दिए जा रहे हैं वो आदमी पिक्चर में आता ही नहीं है, वो बोलने वाला जो अच्छा, बेचारा वो खड़ा ईरान हो कुछ जाता है, करे ना करे, ईरान ने अमेरिका के स्टॉक्स में मिसाइल्स और इन सब चीजों की मैं जिक्र कर रहा हूं, उन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं नुकसान के लीजिए या उन स्टॉक्स को कम करने का काम कर ही दिया है। ये भी कहानी जो निकलकर सामने आ रही, कुछ हासिल हो ना हो, यहां पर अमेरिका को परेशान करने वाली बात जो है ईरान ने की है। लेकिन एक और बड़ी खबर ईरान के लिए फंड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि अब समझौते वाले ड्राफ्ट में $300 अरब फंड पर चर्चा है। ईरान के लिए $300 अरब फंड जारी करने पर चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई है। यह बड़ा खुलासा हुआ है कि समझौते वाले ड्राफ्ट में $300 अरब की कहानी निकलकर सामने आ रही है। मनुष्य सर, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आ रहा है तो स्वाभाविक है कि ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और अगर ये जल्दी एग्रीड हो जाता है, और लेकिन इसके एवज में जो है क्या अमेरिका क्या चाहता है ईरान से, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। और जिस तरह से टॉक के दौरान भी अमेरिका साइड से यही बोला जाता है कि सबसे पहले जो है परमाणु पे जो है वार्ता किया जाए, बेस्ड यूरेनियम पे पहले वार्ता किया जाए। वहीं जो है वो ईरान का ये मानना है कि ये सब इश्यूज को जो है हम बाद में डील करेंगे, पहले जो है शांति कीजिए, स्टेट हार्मोज को खोलिए, ताकि जो है जो उनका इकोनॉमी जो है हाईली डिपेंडेंट है ऑयल को सेल करने में, और थोड़ा कुछ इम्प्रूव हो सके, वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक पॉजिटिव मैसेज आए। लेकिन अमेरिका का वो एडमेंट है कि क्योंकि जिस तरह से टारगेट अमेरिका ने रखा, और हम लोग देख रहे हैं कि एवरी टाइम उनका जो ऑब्जेक्टिव है वार का वो चेंज होते रहा है, और अल्टीमेटली उनका यही है कि इस रीजन में खास करके इजराइल का रीजन जो है वहाँ पे शांति रहे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरह से जैसे इब्राहिम एकॉर्ड की अगर बात करें तो अमेरिका ने फिर से एक मुद्दा सामने ले आया सबके सामने कि अब वार तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसको परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड को में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको साइन करना पड़ेगा, पीस डील करना पड़ेगा, इकोनॉमिक टाइज करना पड़ेगा इजराइल से, तो परमानेंटली एस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। वहीं जो है
इजराइल पे कोई पाबंदी नहीं लगाना चाह रहा है अमेरिका। जिस तरह से ग्रेटर इजराइल की बात इजराइल जो है हर समय करते रहता है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लेबनान पे भी जो है सीज फायर के दौरान भी वहाँ पे किसी न किसी रूप से अटैक जो है ऑन डेली बेसिस इजराइल द्वारा किया ही जा रहा है। और इजराइल का जो मकसद है कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए, उसको कैसे अचीव किया जाए, ये भी एक इस युद्ध में जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। वहीं गाजा में भी कल एक स्टेटमेंट आया था कि 70% एरिया पे जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो जिस तरह से वो इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि हालांकि अब सीज फायर का दौर चल रहा है और इसमें कुछ नया ट्विस्ट जो है सभी कंट्रीज द्वारा लाया जा रहा है। जैसे अमेरिका भी ट्विस्ट ला रहा है, इजराइल भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर रहा है, और ईरान का भी के साइड से भी जो है जिस तरह से बोला जा रहा है कि टॉक में जो है लेबनान भी मुद्दा सामने आएगा, और जो भी हमला किया जा रहा है वो इजराइल को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये डेज बढ़ते रहा है, सभी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या एग्जिस्टेंस या रेलेवेंस इस युद्ध को बनाने के लिए, या इसको ऐसे देख लेते हैं मनोज सर कि आप तीनों लोगों ने ही इशारों इशारों में इजराइल का जिक्र कर दिया है। मैं थोड़ा सा मूव हो जाता हूं इजराइल की तरफ, आऊंगा, एक सवाल लूंगा इससे जुड़ा हुआ। एक और बड़ी खबर जल्दी से साझा कर देते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष से ये जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि हूती ने अब MQ-9 रीपर को जो ड्रोन है उसको मार गिराया है। हूती को लेकर यह खबर है। यमन के मारिब में MQ-9 ड्रोन के अवशेष मिले और कहा जा रहा है कि अंसारुल्लाह के लड़ाकों ने यह अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। ये इस्लामिक संगठन है, यमन का शिया इस्लामिक संगठन अंसारुल्लाह, जिसने इस ड्रोन को मार गिराया। तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। फिलहाल घेरे में तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमन के मारिब में MQ-9 ड्रोन के अवशेष जो हैं वो मिले हैं। विकास, देखिए खबरें सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक यमन का जिक्र इतना ज्यादा इसमें नहीं आया था इस पूरे वॉर में। लेकिन क्या वाकई हिजबुल्लाह जो है, जिस तरह से भी बात की जा रही थी, वो इतना कमजोर हो चुका है कि अब यमन के संगठन को भी इसमें कूदना पड़ा है? क्या ये अब सेकंड स्टेप जो है ईरान ने लिया है, कहीं और से मदद ली है? क्या ये क्योंकि देखिए बहुत सी प्रॉक्सीज हैं जो IRGC अपने साथ लेके लगातार चलता है, उनमें से एक ये हूती संगठन भी है जो आके शिया इस्लामिक संगठन है यमन के। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से हालात बने, अगर इस तरह से कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम अमेरिका की तरफ से अब यमन के उस संगठन को भी झेलना पड़ेगा। ये जितने भी अलगाववादी संगठन है ये आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो अपने दमन की तरफ जा रहे हैं, लगातार अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन रहे हैं। अब देखा जाए, देखिए इजराइल जहां पर लगातार हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, अब उसका सीधा सीधा अगला निशाना ये ग्रुप भी होगा, यमन का हूती संगठन भी होगा, क्योंकि उसको एक मौका और मिल चुका है। क्योंकि वो पहले ही उस पूरे हिस्से में अगर देखें गल्फ में, आपने जहां पर उसका ये कंट्री है उसके आसपास के इलाकों में अपना एक प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो वहां पर आराम से रह सके। ऐसे में उसको एक और मौका मिला है, एक और अलगाववादी संगठन या चरमपंथी संगठन के खिलाफ हमला करने का। ये भारी पड़ेगा अब कहीं ना कहीं हूती संगठन। आपने भी इजराइल का जिक्र कर दिया, मैं आ ही जाता हूं उस प्रश्न पर भी। सेकंड पार्ट है ये, समझिए एक तरह से सब कुछ कहानी हो चुकी है सर। महायुद्ध की तस्वीरें, डिस्कशन तमाम पैनलिस्ट बैठाकर हमने समझ लिया है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इजराइल की भूमिका है, और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हम लोग तो दूर से आकलन कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जिसकी और आशीष सर आपने इशारा भी किया कि वो जो टाइम टेकिंग वाली कहानी है, उस टाइम टेकिंग के दौरान इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाह रहा है। वो चाह ही नहीं रहा है कि ये आग जो है वो बुझे। आशीष, एक लार्जर कैनवस पे इसको कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं जी। इजराइल का अमेरिका की तरफ जो एक उनका बहुत पुराना रिश्ता है, एंड वाइस वर्सा अमेरिका का इजराइल के साथ, ये ग्लोबल ऑर्डर और खास करके अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, इसका सबसे की मुद्दा है। इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, पैलेस्टीनियन यासिर अराफत के समय से या उसके भी थोड़े पहले से, और उसके बाद से अमेरिका का जो एलिनेशन, जो झुकाव इजराइल की तरफ, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका रेडिकल इस्लाम से उनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं, सारे प्रेसिडेंट, मतलब ये अमेरिका के सिस्टम का हिस्सा था। तो ऐसे में अभी जो लेटेस्ट इन्होंने बोल्ड एक्शन लिया 28 फरवरी के बाद ट्रंप ने,
इसको उसी का एक्सटेंशन मानिए। नंबर 1 कि मेन मुद्दा ईरान पे अटैक करने का रेडिकलाइजेशन, द फिलॉसफी ऑफ द रिलीजियस लीडर ऑफ ईरान खमेनी साहब, और इजराइल को एक कवच देना कि इन पूरे इलाके में, और इसीलिए वो बहुत मेथोडिकल तरीके से पहले डिग्रेड किया है ईरान को, फिर ईरान के प्रॉक्सीज को, और सीरिया, यमन एंड इराक के ऊपर एबनॉर्मल सर्विलांस हो रही है पिछले सर सॉरी 6 इंटरप्ट महीनों कर रहा से। हूं, तो क्या अब्राहम अकॉर्ड भी इसी का हिस्सा है? Absolutely, I was coming to that. You took words out of my mouth. अब्राहम अकॉर्ड एक बहुत ही कैलकुलेटेड हिस्सा है एक मेजर ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें एटलीस्ट वो उन्होंने 10 ऑड कंट्रीज को बोला है कि इजराइल को आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि इस कैच 22 में वो क्या करें। ट्रंप साहब और जनरल मुनीर आपस में अगली बार जब बात करेंगे और उसमें अब्राहम अकॉर्ड, तो अब्राहम अकॉर्ड की वन प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज टू रिकॉग्नाइज इजराइल, और एक ऐसा देश जिसके पासपोर्ट पे लिखा है दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल, वो अचानक से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दे, तो ट्रंप ने बहुत ही बढ़िया एक, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं गुगली, कि कर कुछ और रहे थे और अचानक अपने मेन सपोर्टर को, पाकिस्तान को जो मीडिएटर कर रहा था, उसको एक ऐसा ऑफर क्या आदेश है कि आप लोग इसमें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए। इसीलिए वो दौड़ के सऊदी अरेबिया, दौड़ के कुवैत, इन जगहों पे जा रहे हैं कि इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि ये बहुत मेजर होने वाला है। और अगर ये हो गया, 4 से 5 देशों ने भी अगर ये अकॉर्ड साइन कर दिया, तो ये अमेरिका की बहुत मेजर स्ट्रैटेजिक विक्ट्री और इजराइल के लिए भी एक बहुत मेजर विक्ट्री मानी जाएगी। आशीष, यानी कुछ हासिल हो ना हो माथुर साहब, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए एटलीस्ट अमेरिका और या फिर कहें इजराइल का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, मान रहे हैं आप? नहीं है, आपको समझने वाली बात है। ईरान के जो अली खमेनी जिनकी डेथ हो गई, वो एक स्पेन के एक स्टेट हेड को मिलने गए थे कई साल पहले बात, जब वो जीवित थे। उन्होंने उनके साथ जब सुबह सुबह के समय चाय पी रहे थे तभी वो मिलने गए और उनसे बातचीत करके उन्होंने पूछा, जब सुबह आप उठते हैं सबसे पहले क्या दिमाग में ख्याल लाते हैं? तो बोला, सुबह उठते हैं सबसे पहले मैं कल्पना ये करता हूँ कि इजराइल नाम का देश और यहूदी दुनिया में नहीं रहे, इनको खत्म कर दिया जाए, ये मेरा सुबह उठ के पहले ख्याल होता है। और ये उसने जब कहा तो उसने किसको किताब में मेंशन किया, स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरी उनसे ऐसी बात ही, उन्होंने ऐसा कहा। और वो किताब किसी राइटर ने दुनिया को बताया कि ये उनका थॉट्स है, इसके ईरानी लोगों के, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये विचार है कि इजराइल नाम का देश दुनिया में नहीं रहे। ये एक बात हो गई। अब ये बात जब उसने कही तो उसके बाद से आपके सामने सवाल ही उठता है कि आखिर ऐसा सोचने की जरूरत क्या है। और सारी दुनिया के अंदर आप देखिए जितने भी प्रॉक्सीज चल रहे हैं, प्रॉक्सीज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, उनके पीछे फंड करने वाली एक पार्टी है, फंड ईरानी है, सबके पीछे देख रहे हैं हम। और उसके साथ जो है उनको एक ही मुद्दा, उनका सबका एक ही है कि आप कुछ भी करें, हमें आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप हमारी विचारधारा से जुड़ते नहीं है, इसलिए हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जो सोच है उनकी, इसके लिए सामने एक काउंटर करने के लिए कोई आदमी तो खड़ा हो गई होगा। आज आपको कोई थप्पड़ मारेगा तब जवाब तो कर दोगे उसको, ये तो हो ही रहा है। तो इजराइल ने वही चीज करी। इजराइल दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो इस चीज को काउंटर कर रहा है। अब आज जैसे बात होती है, थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात करते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट इसमें क्यों भूमिका निभा रहे हैं? अमेरिका के अंदर 2006 में एक प्लान हुआ था जो यहूदियों ने दिया था उनको, कि डाउन द लाइन 30 इयर्स, कमिंग 30 इयर्स डाउन द लाइन, सारी दुनिया से रेडिकल इस्लाम को दुनिया से एलिमिनेट करना। ठीक है सर, वेरी सॉरी, समय बहुत कम है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि समय बस इतने की इजाजत दे रहा है। मैं इसको दोबारा, मैं आप लोग के साथ अगर जुड़ा तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, कि बहुत दिलचस्प स्टोरी मैं समझूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।